नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो चुका है और हमने पूरी तरह जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया है। हमने कई क्लास आपको डिलीवर भी कर दिए हैं। जा करके आप प्लेलिस्ट में हर क्लास को देख सकते हैं। पिछले वाले क्लास को देख करके एक क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्रोनोलॉजी को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के और साथ ही साथ फैक्ट को लेकर के। ठीक है ना। एक सूचना मैं आपको बताते चलूँ कि इथिक्स वाला जो बुक है गोलचक्र पब्लिकेशन के नाम से ही एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा, मार्केट में उपलब्ध होगा। उसको फिर आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि यह भी मैं आपको बताते चलूं कि इथिक्स का पूरा क्लास प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा करके वहां पर आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं आप अपने जीएस फोर्थ पेपर को, इथिक्स को। अब इंडियन पॉलिटी का हमने जो क्लास स्टार्ट किया है, इतने समय भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का क्लास चल रहा है। कई अधिनियम हमने पढ़ा दिए हैं। पिछला वीडियो वहां पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से जा करके देखेंगे, फिर ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भारत शासन अधिनियम 1919 की, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। ठीक है, तो एक तो समझेंगे कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 है, ये क्यों लाया गया, लाए जाने की आवश्यकता क्या पड़ी, फिर इसके प्रावधान को देखेंगे, फिर उसकी कमियां को देखेंगे, फिर उसके बाद मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हर डायमेंशन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखना कि अगर मैं ये कहूं कि साहब इसको लाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहला ये है कि 1914 और 18 के बीच आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट जो हुआ है, यहाँ पर अंग्रेजों को भारतीयों को जो है भारतीयों की जरूरत है सेना में भर्ती वगैरह करने के लिए। ठीक है ना। और भारतीय काफी ठीक ठाक ढंग से हो रहे हैं भारतीय सेना में, ब्रिटिशर्स का सहयोग भी किया जा रहा है। गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी बताया जा रहा है। ठीक है ना, कि गांधी मतलब कि कह रहे हैं कि नहीं, सहयोग करिए ब्रिटेन का, वो अगर जीतेगी तो फिर को जो है कुछ ना कुछ हमारे बारे में जो है वो सोचेंगे, बेहतर राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी हो सकेगी इंडियंस की। तो गांधी को तो भर्ती करने वाला सर्जेंट बताया जाता है। इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का भारत आगमन भी हो चुका है और शुरुआती कुछ आंदोलन है गांधी के, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये लगातार सफल आंदोलन हो रहे हैं। तो इस आंदोलन का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर भी जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं एक बड़ा आंदोलन ना क्रिएट हो जाए, है ना, क्योंकि गांधी जो है जनमानस को इकट्ठा कर रहे हैं ना। अब इसलिए जो है भारतीयों को कहीं न कहीं एक खुश करने के लिए या लॉलीपॉप जान लीजिए देने के लिए एक अधिनियम लाए जाने की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इधर देखना जरा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की लगातार मांग भी बढ़ रही है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि जो है 1909 वाला जो अधिनियम देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर उसको हम पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 कहते हैं, वहां पर देखेंगे तो पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के प्रावधान कर दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर विस्तार की मांग चल रही है। सिख अपने लिए मांग कर रहे हैं, ईसाई अपने लिए मांग कर रहे हैं, आंग्ल भारतीय अपने लिए मांग कर रहे हैं, यूरोपीय अपने लिए मांग कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की विस्तार की मांग हो रही है। ठीक है, ये भी जो है दबाव डाल रहा है कि कोई ना कोई अधिनियम लाया जाना चाहिए भारतीयों के लिए। फिर होम रूल लीग इतने समय काफी एक्टिव है। एनी बेसेंट और तिलक की दोनों की होम रूल लीग, इसकी बढ़ती सक्रियता के कारण भी जो है ब्रिटिशर्स पर दबाव बढ़ रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ जब समझौता होता है 1916 में, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हो जाता है और नरम दल और गरम दल जो अलग अलग थे कांग्रेस के, वो भी अब मिल जाते हैं। तो अंग्रेजों को ये लगा कहीं हिंदू और मुस्लिम एक होकर के कहीं बड़ा आंदोलन ना क्रिएट कर दें। ऐसे में फिर उनको जो है एक अधिनियम लाए जाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना जरा कि भारत की स्वायत्तता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ दबाव पड़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसे यूएस का जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ये दबाव दे रहे थे कि अरे भारतीयों को अब तो स्वतंत्र करिए, स्वायत्तता दीजिए, है ना। रूसी संघ भी दबाव डाल रहा था। प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो ये ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण 1919 का भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए जाने की जरूरत पड़ी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है इसको लाना पड़ा 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम इसके प्रावधान को देखेंगे। जरा देखना, 1919 भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान या फिर कह सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के
क्या क्या प्रावधान थे। पहला वाला पॉइंट है कि यहाँ पर देखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार आईएएस में यहाँ से, मतलब 2023 के आईएएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रांतीय जो विषय हैं उनका बंटवारा जो किया गया था उसको लेकर के। अब समझना जरा, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब यहाँ पे समझना जरा, द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? जब किसी एक ही प्रांत में दो लोग शासन करें, दो बॉडी शासन करें, जैसे एक आरक्षित विषय पर शासन कर रहा है तो दूसरा हस्तांतरित विषय पर शासन कर रहा है, तो उसको हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। तो यही द्वैध शासन प्रणाली, अच्छा आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे तो वहां पर आधा अधूरा शुरुआत होती है द्वैध शासन प्रणाली की, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, एक व्यापारिक कार्य के रूप में और दूसरा राजनीतिक कार्य के रूप में। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती है, राजनीतिक कार्य जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती है। तो ये देखिए दो कार्य हो रहे हैं ना, दो बॉडियां देख रही हैं, तो जो दो लोग जो है शासन कर रहे हैं, तो इसी को हम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मान सकते हैं। हालांकि 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल का पद है ना, ये सब जो है समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर समझना जरा, मेरा यह कहना है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ होता है। तो द्वैध शासन प्रणाली कैसे होगा कि प्रांतों में दो लोग शासन करेंगे, तो प्रांतीय विषयों पर शासन करेंगे, प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का निर्माण करेंगे, कानून बनाने का कार्य करेंगे। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय है, समझना जरा, इसमें बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखे गए। यहीं से आईएएस में क्वेश्चन पूछा कि कौन से सब्जेक्ट आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं और कौन से सब्जेक्ट हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते हैं, और आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा, हस्तांतरित विषय पर कानून कौन बनाएगा। अब समझना यहाँ पे जरा कि ये तो प्रांत है, प्रांत को दिया जाना चाहिए, प्रांत की बॉडी, प्रांत की संस्था, प्रांत की सरकार जो है कानून इस पर बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो विषय बंटवारा कर दिया जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, प्रांतीय विषयों को। और कहा जाता है कि जो आरक्षित विषय होगा उस पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाएगी। देखना जरा, यहाँ पे कह रहा है कि आरक्षित जो विषय होगा उस पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून का निर्माण करेगी, और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं होगी, ठीक है ना। और सब्जेक्ट देखिए ना कौन कौन से लिया है, न्याय प्रशासन, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस, मेन सब्जेक्ट जो मतलब कि जो है धन संपदा संबंधी सब्जेक्ट है वो अपने पास, मेन पावर वाला सब्जेक्ट अपने पास ले रहा है। प्रांतीय सब्जेक्टों का भी और केंद्र सूची के विषयों पर कानून तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ आरक्षित विषयों को जो है डिवाइड करके आरक्षित विषयों के रूप में जो है वो प्रांत के विषयों पर भी कानून बना रहे हैं केंद्र वाले। तो यहाँ पर देखना जरा ये चीज। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय पर अब देखिए, जो भारतीय गवर्नर जो है वो भारतीय मंत्रियों के साथ कानून का निर्माण करेगा, ठीक है ना। राज्यों के जो गवर्नर होते थे, उन्हीं राज्यों के गवर्नर के द्वारा भारतीय मंत्रियों के साथ मिलकर के कानून का निर्माण किया जाएगा हस्तांतरित विषयों पर। और हस्तांतरित विषय कौन कौन से होंगे? स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जहां पर ढेर सारा जो है धन लग सके। यहाँ पर धन लगेगा ना, और धन किनके पास है? धन की वही ये करेंगे और धन यहाँ पर लगेगा। तो इसलिए जो है काफी ये फेल रहा, बहुत सही सफल नहीं रहा ये द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पर कानून कौन बना रहा है? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल, ठीक है ना, भारतीय मंत्रियों के साथ कानून बना रहा है। एक मजे की बात है यहाँ पर देखिए कि भारतीय जो मंत्री हैं वो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी इनको कर दिया गया, कह दिया गया ये सब कार्य पूरा होना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर देखिए कि व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय मंत्री हैं उनको प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, जवाबदेही जो है सुनिश्चित की गई इनकी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जरा देखना कि द्वैध शासन प्रणाली वाले कुछ राज्य थे, यहाँ पर 8-9 राज्य हैं, उनको देख लेना है। ये असफल रहा क्योंकि प्रांतों को वित्तीय रूप से पंगु बना दिया गया। हमने बताया ना कि यहाँ पर धन की जरूरत है, लेकिन जहाँ से धन निकलना है ये तो जो है केंद्र अपने पास ले रहा है, गवर्नर जनरल आरक्षित विषय के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर समझना जरा कि बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, एमपी, बिहार, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और बर्मा, ये इतने जो है प्रांत हैं जहां पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो
लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है, इनकी पुस्तक डायरकी है, वहीं से ये सब सारा चीज दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में। अच्छा, मजे की बात है कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा तो प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और कहाँ पे लगा दिया जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या प्रावधान है। 1919 भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक ना। अब नेक्स्ट थोड़ा सा प्रावधान देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। दूसरा जो प्रावधान है वो कह रहा है कि इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कि उत्तरदायी शासन किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। हमने बताया था कि साहब 1919 का जब भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है या मान ले मिंटो सुधार लाया जाता है तो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। फिर 1919 का ये जो प्रावधान लाया जाता है ना, 1919 का भारत परिषद अधिनियम में, इसमें अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है। ये 1919 का है। तो यहाँ पर सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों तक जो है आंग्ल यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है। अब यहीं पर जब जो है आगे चल करके 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है तो दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है, ताकि देखिए यहाँ पर हम इसलिए लिखे ना ताकि आपको क्रोनोलॉजी समझ में आए कि कहां पर क्या चीजें जो है ऐड ऑन हो रही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना जरा। कह रहा है कि चौथा पॉइंट, केंद्रीय बजट को प्रांत बजट से पृथक कर दिया गया। अब हमने बताया था कि 1892 का जब अधिनियम लाया गया तो यहां पर बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन मतदान का अधिकार, लेकिन लोकहित विषयों पर चर्चा करना, पूरक प्रश्न पूछना, इन सब का अधिकार नहीं दिया जाता है। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है तो यहाँ पर लोकहित विषयों पर चर्चा करने और आपका प्रश्न पूछने, क्रॉस क्वेश्चन करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। फिर 1919 का जब अधिनियम ये लाया गया तो यहाँ पर केंद्रीय बजट से प्रांत का बजट अलग कर दिया, मतलब कि राज्य का बजट अलग और प्रांत का बजट अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखना यहाँ पे। यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, सीमित महिलाओं को, सभी महिलाओं को नहीं, सीमित महिलाओं को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महिलाएं टैक्स पेयर थीं, जिनका एजुकेशन बेहतर था, जिनके पास ठीक ठाक संपत्ति थी, उनको सीमित मात्रा में मताधिकार का प्रावधान उनके लिए किया गया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखना, वायसराय के 6 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद में से 3 सदस्यों का जो चुनाव है वो 3 सदस्यों का जो है भारतीय होना, मतलब 50% सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य बना दिया गया, आवश्यक था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए पहली बार कर, संपत्ति और शिक्षा को सीमित तौर पर अधिकार बनाया गया, मतलब कि सीधा सा है, मताधिकार का प्रावधान किया जाता है और मताधिकार के लिए सीमित मताधिकार दिया जाता है लोगों को, और उसके पीछे आधार ये लिया जाता है कि जो टैक्स पेयर होंगे, जिनके पास ठीक ठाक संपत्ति होगी या जिनके पास ठीक ठाक वेल एजुकेटेड होंगे, उन्हीं को जो है सीमित मात्रा में मताधिकार प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ प्रावधान हमने चर्चा किया। आते हैं नेक्स्ट जरा देखना क्या क्या प्रावधान है। एक नेक्स्ट प्रावधान है इसका कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है। जैसे इतने समय संसद है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है ना। 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो ऐसे ही ये संसद है। ठीक है ना। कौन संसद है? केंद्रीय विधान परिषद। ये संसद मिनी संसद के रूप में कब स्थापित हुई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यही केंद्रीय विधान परिषद बनी थी। अब इसी केंद्रीय विधान परिषद को क्या किया गया, एक केंद्र स्तर पे है ना, इसी को मिनी संसद कहा गया। ठीक है। अब इसका क्या किया जाता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, 2 अंग बना दिया जाता है इसके, एक विधानसभा के रूप में और दूसरा विधान परिषद के रूप में। यही विधानसभा आगे चल करके क्या बनी? लोकसभा बनी, और यही विधान परिषद आगे चल के क्या बनी? राज्यसभा बनी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया, तो वो जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। अब यहां पर देखना जरा कि लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया जाता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो ली आयोग गठित किया जाता है 1926 में, और इसी ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अब यहां पर जरा देखना कि इसी अधिनियम के तहत आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया कि इस अधिनियम के तहत भारत में आईसीएस की परीक्षा कराए जाने का प्रावधान किया गया, इलाहाबाद में और दिल्ली में, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा। ठीक है।
अब यहाँ पर जरा देखना, कह रहा है कि एक ये प्रावधान किया गया, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल इसको कहते हैं, 120 सदस्यों वाला ये नरेंद्र मंडल था। ये भारतीय जो रियासतें थी उनके लिए जो है था, ठीक है ना। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसको देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, 120 सदस्यों का नरेंद्र मंडल कहा जाता है। तो इसकी घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने की थी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब क्या किया गया कि जितने भी प्रावधान किए गए, इनके प्रावधानों को तो लागू करना है ना भारत में, भारतीयों को सुविधा देनी है, लोगों को शासन प्रशासन में जो है भागीदारी लेनी है भारतीयों की, और सारे पॉइंट्स को लागू करना है। तो कहा गया कि 10 वर्षों पर एक जांच समिति गठित की जाएगी, और ये जो है वैधानिक आयोग होगा, और ये देखेगा, चेक करेगा कि क्या 1919 के प्रावधानों को लागू किया गया है अच्छे से कि नहीं लागू किया गया है, ठीक है। तो साइमन कमीशन गठित किया जाता है, खैर 1927 में ही गठित किया जाता है, 1928 में ये भारत आता है। फिर उसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, और गोलमेज सम्मेलन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, लास्ट में उसी पर एक जो है प्रवर समिति गठित की जाती है लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में, और इसी प्रवर समिति की रिपोर्ट को एक विधेयक बना करके ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है, और जब ब्रिटिश संसद में वो विधेयक पास हो जाता है तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बन जाता है। तो कल पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक को देख लेते हैं ताकि मेंस के क्वेश्चन आपके हो जाएं। जरा देखना, 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या खामियां थी, मतलब कमियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या था। पहला कि द्वैध शासन प्रणाली की विफलता, ठीक है ना। हमने बताया कि जो आरक्षित विषय है, मेन सब्जेक्ट केंद्र अपने पास ले रहा है, उस पर कानून बना रहा है प्रांत के विषयों पर, और जो हस्तांतरित विषय है वो भारतीय मंत्रियों के साथ गवर्नर कानून बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए द्वैध शासन प्रणाली विफल रही। अल्प मताधिकार, ये भी कमियां ही है ना कि सारे लोगों को जो है मताधिकार नहीं दिया जा रहा है। गवर्नर जनरल के पास अत्यधिक शक्ति थी। एकात्मक शासन स्वरूप दिखाई पड़ता है। एकात्मक शासन स्वरूप इसलिए कि एक तरफ तो केंद्र के सूची के विषय पर केंद्र कानून तो बना ही रहा है, साथ ही साथ प्रांतों के विषयों पर कानून बनाने का काम आरक्षित विषय के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से बांटो और राज्य करो की पॉलिसी ये खेलना चाहते हैं ब्रिटिश सरकार, और लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव हमको दिखाई पड़ता है। तो एक कुछ आप खामियां दिखा सकते हैं, और प्लस जो है यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन जो आया है, भारत शासन अधिनियम 1919 को लाए जाने के क्या कारण थे, इस अधिनियम के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो आलोचनात्मक विश्लेषण में ये सारे पॉइंट्स आपको जो है ध्यान में रखने होंगे लिखते समय, मतलब कि एक भूमिका, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा निष्कर्ष, यहाँ पर आपको जो है विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। कल मिलते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में, जिसको हम जो है कह सकते हैं मिनी संविधान है, वो 2/3 पार्ट जो है वहाँ से लिया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से। तो कल मिलते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।